मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम चर्चा करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के प्रयोग के बारे में। इससे पहले अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है इसको हमने अपने पहले के वीडियो में बता रखा है। यहाँ पर केवल इनके प्रयोग के बारे में ही बताएंगे। तो आइए देखते हुए चलते हैं और बीच में समझते हुए भी चलते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद समवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो अनुस्वार का प्रयोग भी किया जा सकता है। अर्थात पहले इनके मुख्य बिंदुओं को समझते हुए चलेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। देखिए, संयुक्त व्यंजन, पंचमाक्षर और समवर्गीय ये होते क्या हैं, इसको समझते हुए चलते हैं। उसको बहुत सारे लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, अतः हमें बेसिक चीज़ें बतानी ज़रूरी है। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन जो है ये देखिए, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए, फिर से लिख देते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, देखिए, ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं। क और स से मिलाकर छ बना है, त्र जो है यह त और र से मिलकर बना है, तथा ज्ञ जो है यह ज और इ से मिलकर ज्ञ बना है, तथा स और र से मिलकर स्र बना है। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। और पंचमाक्षर को जानने से पहले हम समवर्गीय देख लेते हैं कि क्या होता है। तो वर्ग जो है 5 होते हैं। क वर्ग 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये वर्ग क्या होते हैं तथा समवर्गीय क्या होता है, पंचमाक्षर क्या होता है, इसको जानने के लिए आइए आगे बता। देखो, जैसे क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 क वर्ग है। और जो ये 5वां अक्षर है यह पंचमाक्षर है, तथा इसके अंतर्गत ये जो 4 और वर्ण हैं ये इसके समवर्गीय हैं। तथा यदि क वर्ग कहा जाए तो ये 5 वर्ण आ जाएंगे, क, ख, ग, घ, अंग। और पंचमाक्षर कहा जाए तो 5वां अक्षर। समवर्गीय, यदि पंचमाक्षर का समवर्गीय कहा जाए तो ये सभी वर्ण समवर्गीय हैं। इसी प्रकार च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के साथ भी यही नियम लागू है। अतः ये कई चीज़ को बार बार बताने के बजाय आगे बता रही हूँ आगे की चीज़ें। अब देखिए, यदि संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर आ जाए तो पंचमाक्षर के बाद समवर्गीय शेष 4 वर्ण में से यदि कोई वर्ण हो तो अनुस्वार का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक आदि में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आता है, अतः पंचमाक्षर पर अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है। ठीक, तो देखिए, जैसे इसके उदाहरण को भी स्पष्ट समझा देते हैं। ग है, इसको गंगा को ऐसे भी लिखते हैं, ये पंचमाक्षर है, यह ग इसका समवर्गीय है। तो समवर्गीय अंग के बाद समवर्गीय आने के बाद जो समवर्गीय वर्ण में से कोई भी वर्ण आ जाए तो ग आ गया है। तो ऐसे में अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते, यानी गंगा को ऐसे भी लिख सकते, अंग को हटाकर इसके जगह पर ऊपर बिंदु भी दे सकते हैं, यानी अनुस्वार भी कर सकते हैं। मैंने बताया अनुस्वार का चिन्ह ऐसे होता है और अनुनासिक का ऐसे होता है। तो अनुस्वार का मतलब ऊपर एक बिंदु। आइए नीचे का देखते हैं। देखिए, यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर एक साथ 2 बार आते हैं तो पहला पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलता है। नियम वही है, केवल अंतर इतना हो गया है कि यहाँ पर पंचमाक्षर 2 बार आ गया है एक ही साथ। तो ऐसे में पहला पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेगा, यानी ये जैसे लिखा हुआ है मूल रूप में वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे देखिए, वांग्मय वर्ड है, वांग्मय शब्द है।
इसमें अंग जो है ये पंचमाक्षर है, म भी पंचमाक्षर है, तो ये दो पंचमाक्षर एक ही साथ दो बार आ गया। तो पहला पंचमाक्षर ये जो अंग है यह अनुस्वार ऐसे नहीं होगा, ठीक, ऐसे नहीं होगा, यानी जैसे है वैसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ठीक। इसी प्रकार अन्न के साथ भी यही नियम लागू है। 9 पंचमाक्षर है, अन्न में पंचमाक्षर 2 बार आ गया, तो ये इस पंचमाक्षर को यदि ऐसे लगाना चाहें तो नहीं होगा, गलत हो गया, ठीक। इसी बात को इसमें बताया है। आइए आगे का नियम देखते हुए चलते हैं। देखिए, यदि पंचमाक्षर य व ह से पहले आ जाए, यदि पंचमाक्षर य व और ह से, देखो यह य है, यहाँ व है, यहाँ भी य है, यहाँ देखो ह है, यहाँ ह है, यहाँ य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पंचमाक्षर यदि य व और ह से पहले आया है, यह ड़ पंचमाक्षर है, यहाँ भी पंचमाक्षर दिख रहा है बीच में, यहाँ भी 9 पंचमाक्षर दिख रहा, तो उसके स्थान पर अनुस्वार नहीं लग रहा। देखो अनुस्वार यदि ये लगा हुआ है तो अमानक है, यानी ये गलत है। ये देखो कन्हैया, तुम्हारा, कन्या ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको अमानक तरीके से यानी ऊपर अनुस्वार लगा के नहीं लिखेंगे, ठीक। अब आइए आगे का नियम देखते हैं। यदि श, श, स और ह से पूर्व अनुस्वार को पंचमाक्षर में यदि आए, ये जो तीनों श है इससे पूर्व अनुस्वार को पंचमाक्षर में नहीं बदला जा सकता। इससे पहले का जो अनुस्वार है इसको 5वें अक्षर में नहीं बदल सकते। अनुस्वार का मतलब लोग देखो, जैसे ये तीनों चारों वर्ण हैं, इससे पहले यानी श यहाँ आया है, यहाँ श आया है, यहाँ सड़क स वाला श आया है, यहाँ भी स है, और यहाँ क्या है, क्या बताया, तीनों श और ह। देखो यहाँ श है, यहाँ भी स है, देखो यहाँ ह है। तो इससे पहले यदि अनुस्वार लगा, देखो ये अनुस्वार लगा है, अनुस्वार है, ऊपर अनुस्वार है, यहाँ भी अनुस्वार, यहाँ भी अनुस्वार और यहाँ भी अनुस्वार। कहिए तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए ये देख लो, ठीक, ये अनुस्वार है, ऊपर बिंदी लगा, ये भी अनुस्वार है और ये भी अनुस्वार है। तो ये अगर यदि इसको हम पंचमाक्षर में यानी 9 आधा कर दिए, देखो यहाँ 9 कर दिए, तो ये अमानक हो गया, गलत हो गया। देखो यहाँ श है, उसने क्या बताया गया है, बताया गया है कि ये जो तीनों श हैं और ह है, इससे पूर्व यदि अनुस्वार आया है यानी अनुस्वार आया है तो इसका पंचमाक्षर नहीं होगा। देखो पंचमाक्षर नहीं हुआ, गलत हो गया, यहाँ भी पंचमाक्षर नहीं हुआ, गलत हो। देखो श है, यहाँ ह है, यहाँ भी स है, इससे पहले देखो अनुस्वार आया है, इस अनुस्वार को इस पंचमाक्षर में नहीं बदलेंगे, गलत हो जाएगा। इसी बात को इसमें बताया है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। देखो यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो क्या नहीं हो। देखो यदि अंतस्थ, देखिए अब देखिए अंतस्थ और ऊष्म क्या होता है। देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, व, र और ल आता है, तथा ऊष्म व्यंजन में श, श और ह आता है। तो यदि इनके यानी सम उपसर्ग के बाद यदि अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो म का रूपांतरण न नहीं होता, यानी म ही रह जाता है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण से पहले सम उपसर्ग है, देखो ये अंतस्थ है, य, र, ल, व अंतस्थ है, यहाँ भी वह है। यदि इनसे पहले म आया है सम उपसर्ग, इसमें जो सम उपसर्ग से पहले जो आया है, नहीं ये तो इसका वो है, इसको मिला के बना हुआ है, इसकी बात करते हैं यहाँ पे। देखो इससे पहले सम उपसर्ग आया, सब में सम उपसर्ग आया है, संरचना, तो म का रूपांतरण न नहीं होगा, यानी कि इसमें अनुस्वार जो है, नहीं अनुस्वार नहीं, जो उपसर्ग है संयंत्र, तो म का रूपांतरण नहीं, म का रूपांतरण न में हो जाएगा। सॉरी अभी हमने गलत बोल दिया, लेकिन अभी मैं सही करी। देखिए म जो है इसका रूपांतरण न में हो जाएगी। यह जो म है सम उपसर्ग है, तो इसमें सम में जितने भी म हैं इनका रूपांतरण न हो जाएगा, यानी ये सब
अनुस्वार हो जाएंगे। देखिए संयंत्र, संरचना, संलाप, संवाद लिखा हुआ है। तो यह आया है र, ल और व आया है इसके बाद, तो इसीलिए इनके आने से पहले यानी समयंत्र, संरचना, समलाप, संवाद ऐसे है ना। ये सम जो है सारे उपसर्ग हैं, इनके बाद अंतस्थ वर्ण आया है, तो इनको मिलाने पर म का न हो जाएगा। नियम यही कहता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए इसको हमने अभी भी बताया है ना, ये लगता है रिपीट हो गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए नियम क्या कहता है। यदि बड़ी ई और बड़ा ऊ यानी ईकारांत उकारांत शब्दों के बहुवचन रूप बनाते समय बड़ी ई और बड़ा ऊ का छोटी ई और छोटा ऊ हो जाता है। यही कह रहा है ना। देखो बड़ा ऊ है बहुवचन बनाया तो बहु पर जो बड़ा ऊ था वह छोटा ऊ हो गया। इसी प्रकार दवाई की बड़ी ई, जब दवाइयाँ लिखे तो छोटी ई हो गया। इसी प्रकार कलाई का कलाइयाँ, यहाँ का बड़ी ई यहाँ छोटी ई हो गया। इसी प्रकार वधू का वधुएँ, ईसाई का ईसाइयों, साधु का साधुओं। यही रहा हमारा नियम। और इसके आगे देखते हैं कि चंद्र बिंदु के बिना प्रायः भिन्न अर्थ की गुंजाइश रहती है। कहीं कहीं पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि यदि चंद्र बिंदु नहीं लगाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे देखिए देखिए जैसे हमें लिखना हो हंस, ठीक, हंस लिखे। यदि इस चंद्र बिंदु को हम केवल अनुस्वार से काम चला तो क्या हो जाएगा, हंस हो गया। यहाँ पर हंस यानी हंसना। इसी प्रकार अंगना, अंगना है अंगना, ये अंगना का मतलब आंगन, और ये जो अंगना है इसका क्या मतलब होगा, इसका भी अर्थ अलग हो जाएगा। तो इन दोनों का अर्थ अलग है। अंगना का मतलब आंगन और इस अंगना का अर्थ होता है समजेंडर। समजेंडर जो होते हैं उनको भी अंगना में, समजेंडर नहीं भाई, क्या कहते हैं जिनको हिजड़ा कहते हैं, समजेंडर नहीं, समजेंडर तो गलत हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्र बिंदु और अनुस्वार के प्रयोग से जो है दोनों के अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु और अनुस्वार का प्रयोग जानना जरूरी है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। ओके, थैंक्स।